हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन प्रिपरेशंस पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास के पार्ट 3 का। इसके पहले इसका 2 वीडियो आ चुके हैं और आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम लोग उसके आगे भारत के संवैधानिक विकास का भाग 3 है और इसके 2 वीडियो पहले से जी हाँ दोस्तों आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? जी हाँ, तो किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा ए, कि जो 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था संविधान सभा के द्वारा किया गया था। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? जी हाँ, तो अंतरिम जो सरकार गठन किया गया था उसका कौन सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी इसके सदस्य नहीं थे। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? जी हाँ, जो संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको देखेंगे दोस्तों तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है, सेकंड 1861 दिया है, सेकंड 1909 दिया है, जो कि 1909 मार्लिमेंटो आया था, 1919 चैम्सफोर्ड सुधार आया था। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से ना फर्स्ट ऑप्शन होगा ना सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि 1909 जो आया था दोस्तों उसमें बात किसकी किया गया था? मार्लिमेंटो सुधार आया था दोस्तों, जिसमें कि पृथक निर्वाचक मंडल। जी हाँ दोस्तों, जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल की बात कहा गया था कि इसमें पृथक निर्वाचक मंडल होगा और मुसलमानों के लिए मतलब दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, और 1919 तो आपको पता ही है दोस्तों, चैम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत आया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार इसका ना तो अगर हम आंसर की बात करें तो ना फर्स्ट सही है, ना ही बी ऑप्शन, ना ही सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर इसमें हम आंसर डी लगाएंगे कि इसमें से कोई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था वो 1935 के अंतर्गत किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो संघीय व्यवस्था के न्यायालय की स्थापना जो हुआ था दोस्तों वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुआ था, जिसमें स्वायत्त शासन व्यवस्था की बात कही गई थी। जी हाँ दोस्तों, और इसमें केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन भी किया गया था, जिसमें 3 सूचियों की बात कही गई थी। संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे 54, और समवर्ती सूची जिसमें 36 यानी 36 विषय थे। जी दोस्तों, और फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना इसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। जो संघीय न्यायालय की जो बात कही जा रही है इसी के अंतर्गत किया गया था 1935 के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ था दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। जो संविधान सभा बना था दोस्तों उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पता होगा दोस्तों, जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे दोस्तों? BN राव जी को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था संविधान सभा में? BN राव जी को। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? जी हाँ दोस्तों, जो स्वतंत्रता के पश्चात जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें प्रथम कानून मंत्री कौन था? जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को पता ही होगा BR अम्बेडकर जी।
बी आर अम्बेडकर जी को प्रथम कानून मंत्री स्वतंत्रता के बाद घोषित किया गया था। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? जी हाँ दोस्तों, इसमें कूट दिया हुआ है एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सरदार पटेल। अब आपको चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन ए में है 1, 2 और 4, बी में है 1 और 4, सी में है 1 और 3 और डी में है 2, 3 और 4। जी हाँ दोस्तों, तो अगर हम प्रारूप समिति के सदस्यों की बात करें दोस्तों, तो कौन सा हमारा आंसर करेक्ट होगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो एन गोपाल स्वामी, जी हाँ दोस्तों, एन गोपाल स्वामी जी और अल्लादी कृष्ण स्वामी जी जो थे वो हमारे प्रारूप समिति के थे। जी दोस्तों, 1 और सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। चूँकि दोस्तों अगर जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो हमारे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। जी दोस्तों, नेहरू जी संघ संविधान के थे तो इसलिए नेहरू जी नहीं होंगे। और सरदार पटेल की बात की जाए तो सरदार पटेल जी दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो पटेल जी संविधान किसके थे? प्रांतीय संविधान समिति के थे। नेहरू जी संघ संविधान समिति के थे। और जबकि एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये लोग जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे। चूँकि टोटल प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बनाया गया था। और उसके बाद इसमें कौन कौन सा थे? एन गोपाल स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, जो कि थोड़े समय बाद हट गए और इनके स्थान पर एन माधव राव को सदस्य बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, BL मित्र थे लेकिन इनको थोड़े समय बाद इनको हटा दिया गया, उनके स्थान पर एन माधव राव को सदस्य बनाया गया। और 7वें नंबर पर थे DP खेतान दोस्तों। इनकी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण T कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम लोग देखेंगे दोस्तों तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1 और 3 हो जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि मतलब ये वाक्यांश जो है ये किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? जी हाँ दोस्तों, ये जो वाक्य है ऑस्टिन जी का है। ऑस्टिन जी ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत था। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट इस प्रकार हमारा आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य। जी हाँ दोस्तों, प्रांतों में जो संविधान सभा के सदस्य थे वे मतलब किस प्रकार से निर्वाचित होते थे या कि उनका कहाँ से नामित हुए थे? जी हाँ दोस्तों, इस पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे कि जो प्रांतीय संविधान सभा के सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। जी हाँ दोस्तों, वे कहाँ से निर्वाचित हुए थे? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे, जिसमें आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, गलत कथन हमको बताना है हम लोगों को कि इसमें से गलत कथन कौन सा है, उसको चूज करना है दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों कौन सा गलत कथन है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, फर्स्ट है। सेकंड ऑप्शन है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी ऑप्शन है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर किया गया। एंड डी ऑप्शन है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 की अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर, जी हाँ दोस्तों, पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार। जी हाँ दोस्तों, तो अगर इस पर हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो जो इसका निर्वाचन हुआ था सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन गलत है दोस्तों, क्योंकि उसमें गलत पूछा है कि कौन सा गलत कथन कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आपको सही नहीं बताना है, संविधान सभा के बारे में गलत कथन बताना है दोस्तों। तो हम लोग इस पर जब दोस्तों केयर करेंगे तो जो वयस्क मताधिकार पर इसका कोई बात उल्लेख नहीं किया गया संविधान सभा में, कि वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इस प्रकार हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी सब इन सब की बात कही गई थी कि इसमें बड़ी
समितियों के माध्यम से किया गया था। जी हाँ दोस्तों, हम लोग को पता ही है कि इसके लिए कई समिति बनाई गई थी। और अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व था, बिल्कुल था, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। बिल्कुल हाँ दोस्तों, 1935 की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट ऑप्शन, जो गलत के लिए पूछा है तो गलत के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग दोस्तों बात करते हैं, जिसमें सूची को मिलाना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, सूची x को सूची y से मैच करना है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा क्लियर हो जाए दोस्तों, फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। तो कौन थे दोस्तों संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, इसको मैच करना है दोस्तों। जी बिल्कुल, इसको मैच करना है क्वेश्चन को। तो जी हाँ दोस्तों, तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एस सी मुखर्जी जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी थे। राजस्थान की रियासत का जो प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे, ये जो आपके थे BT कृष्णमाचारी जी थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है, जो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का हम मैच करेंगे तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ए का ऑप्शन नंबर 4 है और बी का 3 है। तो हम लोग इसमें मैच करेंगे दोस्तों, ए का 4 और बी का 3। तो हम लोग देखेंगे जैसा कि हमको ऑप्शन बी हमको करेक्ट दिख रहा है कि ए का ऑप्शन नंबर 4 है, ए का ऑप्शन नंबर 4 है और बी का ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, सी का ऑप्शन नंबर 1 है और डी का ऑप्शन नंबर 2 है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। ए का 4 सही है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष SC मुखर्जी जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी जी। राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य VT कृष्णमाचारी जी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जी हाँ, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने किया था? यूपी पीएसएस 1919 में क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था संविधान सभा की प्रथम जो अध्यक्षता थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को। जी हाँ दोस्तों, और अगर पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। जी हाँ, 11 दिसंबर 1946 को। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? जी हाँ दोस्तों, जनगण मन को जो अपनाया गया था किस वर्ष अपनाया गया था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, 1950 में जनगण मन को अपनाया गया था दोस्तों। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका, यह कथन किसका है? जी हाँ दोस्तों, यह कथन किसका है कि जो इसने बोला था कि अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका गया है। यह कथन जो है दोस्तों, ये कथन किसका है दोस्तों? आइवर जेनिंग्स जी का ये कथन है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का प्रारूप किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो प्रारूप तैयार किया गया था दोस्तों, तो किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों? BN राव के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया दोस्तों। जी हाँ, इसमें हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ दोस्तों, इसमें 4 कथन दिए हुए हैं, आपको सही कथन को चूज करके बताना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो संविधान सभा की कार्यवाही थी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही
जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसके साथ ही प्रारंभ हुई थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। जी हाँ दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा आप। लेकिन इसको जो स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी, उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को मिली थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत का एक पूर्णतया स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। जी हाँ दोस्तों, वह अपने संविधान का स्वयं निर्णय करेगा। ये सब इसमें बात कही गई थी। और भारतीय गणराज्य प्रांतों और देशी राज्यों का संघ होगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो हमारा एक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो ऑप्शन हमारा 1 नंबर है दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, उद्देश्य क्या बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो ऐसा कोई नहीं कहा गया है दोस्तों, तो लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए दोस्तों तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उद्देश्य क्या पूर्ति करती है, ये बिल्कुल राइट बात है दोस्तों। उद्देश्य क्या जो है ये पूर्ति क्या करती है दोस्तों, ये पूर्ति करती है, तो हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि इसमें दोस्तों कूट बताना है, हम लोगों को केवल एक करेक्ट नहीं करना है दोस्तों, हम लोगों को कूट बताना है दोस्तों। इस पर हम लोग का विशेष ध्यान देना, क्योंकि हम लोग गलती क्या करते हैं, पता चला एक क्वेश्चन पढ़ते हैं सोचते हैं बस एक करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कूट की बात कही गई है। और फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। दिस इज राइट पॉइंट कि इसको आदेशित किया गया था भारत के लोगों के द्वारा, तो जो कथन सही है। नेक्स्ट है, राज्य के जो मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो राज्य के मुखिया को जो लोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं किया गया, कहा गया है दोस्तों, क्योंकि जो उन्हीं में से नामित किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार हम देखेंगे तो 1 और 1 2 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएंगे, जबकि ये करेक्ट नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक है कि जो हमारा 26 जनवरी को ही लागू किया गया संविधान, ऐसा क्यों। यह दोस्तों ये सोचने का विषय है। लेकिन जब हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ते हैं, तो ये हमारा संशय दूर हो जाता है दोस्तों। क्योंकि कांग्रेस जो था, कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। जी हाँ दोस्तों, 1930 में कांग्रेस ने सर्वप्रथम 26 जनवरी के दिन ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हमारा आंसर ही करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। जी हाँ दोस्तों, जो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन की अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, को जो संविधान सभा की अध्यक्षता की गई थी उद्घाटन के स्वरूप में, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ दोस्तों, जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों, सरदार पटेल जी थे। जी हाँ दोस्तों, चूँकि बोल रहा है मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों, जी हाँ दोस्तों, किस समिति के अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सरदार पटेल जी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया था दोस्तों कि पंडित नेहरू जी कौन थे, तो इन्होंने संघ संविधान समिति की अध्यक्षता किया था। जी हाँ दोस्तों, और अंबेडकर जी प्रारूप समिति के सदस्य थे। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार, और BN राव जी जो थे दोस्तों, तो BN राव जी के यहाँ पे कोई, इस प्रकार दोस्तों हमारा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। जी हाँ दोस्तों, बात की जा रही है कि कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कौन नहीं था। विलियम वुड जी नहीं थे, क्योंकि अगर हम बात किया जाए तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफर्ड क्रिप्स जी भी थे। जी हाँ दोस्तों, AB अलेक्जेंडर भी थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा है कि सदस्य नहीं था,
तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये लोग अध्यक्ष थे, जी हाँ दोस्तों, इसके मतलब कि सदस्य थे, जी हाँ दोस्तों, इसके सदस्य एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स थे, लेकिन विलियम वुड नहीं थे। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा आंसर केवल क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। जी हाँ दोस्तों, जो रेडक्लिफ समिति थी किस लिए नियुक्त की गई थी, IAS 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आप लोग देख रहे हैं बहुत हाल में ही क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो इस पर आप लोगों को क्लियर करना है दोस्तों कि ये रेडक्लिफ समिति के किस लिए नियुक्त की गई थी। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, तो ऐसा कोई बात नहीं था। स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणित करने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को निर्धारित करने के लिए किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो रेडक्लिफ समिति आई थी दोस्तों, ये किस लिए आई थी दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को निर्धारित करने के लिए आई थी, जी हाँ दोस्तों। और डी ऑप्शन है दोस्तों कि पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं किया गया था दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। जी हाँ दोस्तों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। ये जो संविधान सभा में महिलाएं थी, तो टोटल उस समय कितनी महिलाएं थी दोस्तों, उसमें 15 महिलाएं थी। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, जो कि UPPCS RO 2014 में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ। जी हाँ दोस्तों, जो तृतीय वाचन था, जी हाँ दोस्तों, तो तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ दोस्तों, 14 नवंबर 1949 को। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हमारा आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो जो भारत का संविधान, जब हम लोग उद्देशिका पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना दोस्तों लास्ट में अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। जी हाँ दोस्तों, तो ये अंगीकृत और अधिनियमित जो शब्द हैं ये हमारी प्रस्तावना में लास्ट में यूज होते हैं। तो कब किया गया था संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित, 26 नवंबर 1949 को। जी हाँ दोस्तों, उसी में ये बात कही गई थी दोस्तों। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो भारत का संघीय न्यायालय था वो किस वर्ष स्थापित किया गया था, जो कि UPPCS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि संघीय न्यायालय जो किस वर्ष स्थापित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग दोस्तों चर्चा करते हैं ये कब स्थापित किया गया था। जी हाँ, 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी। तो मुख्य विशेषता में से क्या नहीं थी, तो हम लोग इसका ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। नेक्स्ट ऑप्शन है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। थर्ड ऑप्शन है, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। डी ऑप्शन है, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। जी हाँ, तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि जो अवशिष्ट विषय था प्रांतीय विधाओं को आवंटित किए गए थे, ये जो कि क्या है, ऐसा कोई विशेषता नहीं था। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा ये ऑप्शन ही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें बात की जा रही है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है दोस्तों, नहीं की बात कर रहा है। तो आप लोग केयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं और नहीं वाले ऑप्शन को ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं एग्जाम में, जिससे हमको काफ़ी लॉस होता है। जी हाँ दोस्तों, तो चूँकि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे, ऐसा कोई वहाँ पे मुख्य इसकी विशेषता नहीं थी। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमारे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देखेंगे। जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण हुआ। जी हाँ, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग को पता भी है कि जो भारत का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था
उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे थे जो भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय डिक्टो ले लिए गए थे, सेम टू सेम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। जी हाँ, तो इसका हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी तो कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना? जी हाँ, कांग्रेस 1937 में जो चुनाव हुआ था तो कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? जी हाँ, तो कितने में बना था दोस्तों? 8 प्रांतों में बना था। जी हाँ, 1937 के चुनाव की बात की जा रही है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन, जिसे डायरकी भी बोला जाता है, का सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? जी हाँ, चूँकि यूपीएसआई और यूपीपीएससी से ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें कि शब्दों को बहुत बदल दिया जाता है, द्वैत शासन के स्थान पर डायरकी यूज कर सकता है, जो कि आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। तो इसको आपको ध्यान देना हैगा कि द्वैत शासन को डायरकी भी बोला जाता है। जी हाँ, तो कब किया गया था? प्रांतों में प्रायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में विभाजन के लिए। जो ये सिद्धांत आया था किसे निर्दिष्ट करता है? हम लोग ऑप्शन देखेंगे, केंद्रीय विधानमंडल को का 2 सदनों में विभाजन, सेकंड ऑप्शन है 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों को शुरू किया जाना, सी ऑप्शन है 2 शासकों समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, डी ऑप्शन है प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। जी हाँ दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा कि प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? जी हाँ, जो बटलर कमेटी बनी थी 1937 में, 1927 में जो बटलर कमेटी का बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? जी हाँ, तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। जी हाँ, बटलर कमेटी का जो सीधा उद्देश्य था और जो 1927 में गठित की गई थी 1927 में, उसका सीधा एक उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच जो संबंध था उसको सुधारना था। जी हाँ, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक, जो अंतिम बैठक हुई थी कि सही तिथि को बताइए। जी हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस पर ध्यान दीजिए, जो अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। जी हाँ,